हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम यूनिट 2 को पढ़ेंगे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का। यूनिट 1 मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 1। एंड इस वीडियो में हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें है रिसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में जाना था फर्स्ट यूनिट में, एंड अब हम जानेंगे इसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के। जिसमें ये सारे पढ़ेंगे: बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स, रोल ऑफ बोर्ड, बोर्ड कमिटीज एंड देयर फंक्शंस, insider trading, whistleblowing, shareholders activism, role of institutional investors, class action suits, CSR and corporate governance. So let's start. फर्स्ट है बोर्ड स्ट्रक्चर एंड डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसीजन मेकिंग बॉडी होते हैं किसी कंपनी के लिए, और ये बहुत सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग ग्रुप होता है इनका। और ये क्या करते हैं, ये बोर्ड स्ट्रक्चर जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये एक तरह से एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। एंड इसके बोर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है इसमें कि कितने बोर्ड मेंबर्स होंगे, कौन कौन से टाइप के डायरेक्टर्स हैं इसमें, कितनी इंडिपेंडेंट है, और जेंडर डाइवर्सिटी है या नहीं है, और पावर ऑफ बैलेंस बैलेंस का जो पावर है वो है या नहीं है, ये सब इसके अंदर आता है स्ट्रक्चर के अंदर। और इंडिया में जो बोर्ड स्ट्रक्चर है, इसके रूल्स किसके द्वारा बनाए गए हैं? कंपनीज एक्ट 2013 एंड सेबी के द्वारा इसके रूल्स बताए गए हैं। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं, डायरेक्टर्स किस किस तरह के होते हैं इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो रोज के काम होते हैं, जो डायरेक्टली डे टू डे लाइफ में मैनेज किया जाता है। ये सब में कौन से डायरेक्टर्स आते हैं? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जैसे इसमें हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हो गया मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया जो मैनेज करता है डेली लाइफ में और डे टू डे एक्टिविटीज़ जो चलती रहती है उसमें, एंड होल टाइम डायरेक्टर्स में। सेकंड है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, जो डेली ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होते, डेली जो एक्टिविटीज़ होती है, डेली जो वर्क होता है उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, गाइडलाइंस ये देते रहते हैं, जो गाइडेंस देते हैं, स्ट्रेटजीज में हेल्प करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स वो होते हैं जिनका कंपनी से कोई पर्सनल या फाइनेंशियल बेनिफिट का रिलेशन नहीं होता, लेकिन इनका जो मेन रोल होता है, ये क्या करते हैं, ये फेयर डिसीजन लेते हैं। जो शेयर होल्डर्स होते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इनका बस यही होता है, ये जजमेंट को, जैसे इम्पार्शियलिटी होती है उसको फेयर डिसीजन देते हैं। देन फोर्थ है नॉमिनी डायरेक्टर्स। इसमें क्या होता है, इसमें जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या गवर्नमेंट है, इसको जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना, उनको कहते हैं नॉमिनी डायरेक्टर्स। और इनका काम क्या होता है, अपने इंस्टीट्यूशन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, बस नॉमिनी डायरेक्टर्स का। नेक्स्ट है वुमेन डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर, जैसे कुछ कंपनीज में जो वुमेन डायरेक्टर है वो रखना कंपल्सरी होता है, ताकि जो बोर्ड में जेंडर डाइवर्सिटी आए। जेंडर डाइवर्सिटी, जैसे वुमेन की थिंकिंग अलग होगी, मैन की थिंकिंग अलग होगी, तो इससे जेंडर डाइवर्सिटी आती है, और अलग से इसको प्रमोट भी करते हैं डाइवर्सिटी को बोर्ड्स में। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर बोर्ड स्ट्रक्चर। अब बोर्ड स्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? फर्स्ट है ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, एंड डिसीजन मेकिंग बेटर होता है। एंड पावर जो होती है वो किसी के एक के हाथ में कंसंट्रेट नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन इन्वेस्टर जो होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर बोर्ड स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, सब क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट बोर्ड ऑफ स्ट्रक्चर का। ओके, सो अब हम देखते हैं कि बोर्ड का रोल क्या है, रोल ऑफ अ बोर्ड। जो बोर्ड कंपनी होती है, जो बोर्ड है वो कंपनी का विजन, मिशन एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो देखता है कि इसका मिशन क्या होगा, लॉन्ग टर्म के लिए क्या स्ट्रेटेजी हम रखें जिससे हमें प्रॉफिट हो। अब इनके मेजर रोल्स हैं बोर्ड के। जैसे फर्स्ट है स्ट्रेटेजिक रोल। स्ट्रेटेजिक रोल में क्या होता है, कंपनीज की पॉलिसी, प्लान्स एंड फ्यूचर की जो स्ट्रेटेजीज होती है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है, उसको बनाया जाता है, पॉलिसीज को, स्ट्रेटेजीज को, एंड जो बिजनेस की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म जो प्लान्स रहने वाले हैं उनको स्ट्रेटेजिक टाइप से फॉलो, मतलब फॉर्मुलेट किया जाता है। सेकंड है सुपरवाइजरी रोल्स। अब देखते हैं मैनेजमेंट का जो, अब जो मैनेजमेंट को बता दिया स्ट्रेटेजी फॉलो हो गई, अब उसको देखना है कि वो काम जो है या फिर जो लॉ हमने बनाया है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा, वो होता है सुपरवाइजरी रोल के अंदर, चेक किया जाता है इसमें। देन थर्ड है प्रोटेक्टिव रोल। प्रोटेक्टिव रोल में क्या होता है, शेयर होल्डर्स एंड जो दूसरे स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है प्रोटेक्टिव रोल में। जो उनका इंटरेस्ट है और उन सबको सेफ गार्ड रखना होता है। फोर्थ है एडवाइजरी रोल। इसमें जो होता है, इसमें जो टॉप मैनेजमेंट होता है उसके गाइडेंस एंड उसकी जो गाइडेंस है, और एक्सपर्ट की जो है उनकी एडवाइस लेना होता है एडवाइजरी रोल में, कि हमारा जो ये जो स्ट्रेटजीज है और जो लॉन्ग टर्म जो हम अपने प्लान सेट किया है वो हमारा ठीक से चल रहा है या नहीं, या फिर कोई इंप्रूवमेंट है या कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो उसको कैसे किस तरह से हम गाइडेंस लेते हैं टॉप मैनेजमेंट पर। ठीक है, फिफ्थ है एथिकल रोल, जिसमें आता है कंपनी में ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, एथिकल वैल्यूज, कॉर्पोरेट वैल्यूज मेंटेन करना होता है इसमें।
ये रोल होता है, ये सारे रोल होते हैं जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो उनको देखने पड़ते हैं। और जो बोर्ड है वही टॉप मैनेजर को अपॉइंट और रिमूव करता है और उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है। कौन करता है? बोर्ड। बोर्ड ही टॉप मैनेजर्स को अपॉइंट करता है और रिमूव करता है एंड उनकी परफॉर्मेंस को भी इवैल्यूएट करता है। एंड थर्ड है बोर्ड कमिटीज एंड देयर फंक्शंस। अब बोर्ड जो कमिटीज है और उनके फंक्शंस क्या है? बोर्ड जो है वो अपना काम ईजी और इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ स्पेशल कमिटीज बनाता है। ठीक है? जैसे अपने काम को और अच्छा से और अच्छा बनाने के लिए, फोकस करने के लिए कुछ 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 कमिटीज बना लेते हैं, जिससे कि जो जिससे कि जो उनका काम है वो और ईज़ी और इफ़ेक्टिव बन जाए। तो अब देखते हैं कौन-कौन सी बोर्ड कमिटीज़ हैं। फर्स्ट है ऑडिट कमिटी, जिसमें ऑडिट कमिटी में क्या होता है, इसमें फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को चेक करते हैं एंड इंटरनल कंट्रोल एंड ऑडिट सिस्टम को रिव्यू करते हैं। जो इंटरनल जो कंट्रोल है और जो ऑडिटिंग का जो सिस्टम है उसको रिव्यू किया जाता है ऑडिट कमिटी के द्वारा। एंड रिपोर्ट्स को चेक करते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी एंड करेक्टनेस इंश्योर करता है। मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड एक्यूरेट होना चाहिए, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए इसमें। देन सेकंड है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है। इस कमेटी के अंदर क्या करते हैं, ये अपॉइंटमेंट करते हैं डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट का एंड सैलरी की पॉलिसी को डिसाइड करते हैं कि क्या क्या सैलरी की कौन सी पॉलिसी रखेंगे एंड फेयर पे सिस्टम इंश्योर करता है कि फेयर हो सबके साथ, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। देन थर्ड है स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी में है शेयर होल्डर जो है और इन्वेस्टर्स हैं, इनकी कंप्लेंट को सॉल्व किया जाता है। जो भी इनकी प्रॉब्लम्स होती है, इनके रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए ये कमेटी बनाई जाती है, जो कि शेयर होल्डर्स एंड इन्वेस्टर्स की जो कंप्लेंट्स हैं उनको सॉल्व करते हैं और उनमें रिलेशनशिप मतलब गुड रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं और शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन करके इम्प्रूव करना। शेयर होल्डर्स के साथ कम्युनिकेशन इम्प्रूव करता है ये वाली कमेटी। देन फोर्थ है सीएसआर कमेटी। ये क्या होती है? अब ये इस कमेटी में क्या होता है, इस कमेटी में सीएसआर पॉलिसी बनाना और मॉनिटर करते हैं इसमें। जो सीएसआर है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, उसकी पॉलिसी को बनाना और मॉनिटर करना किसका काम है? सीएसआर कमेटी का। और जो कंपनीज एक्ट है उसके सीएसआर प्रोविजंस फॉलो हो रहे हैं या नहीं रहे हैं, ये देखा जाता है। कंपनी जो एक्ट के जो कुछ सीएसआर प्रोविजंस दिए गए हैं वो चेक करते हैं कि वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे सीएसआर प्रोविजंस कब अप्लाई होते हैं? जैसे जो कंपनी है उनकी नेट वर्थ जो है 500 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट वर्थ है, तब सीएसआर प्रोविज़न अप्लाई होता है। और या फिर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा टर्नओवर है आपका कंपनी का, तो उस समय सीएसआर अप्लाई हो जाएगा, इसके जो प्रोविज़न्स दिए गए हैं। या फिर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा नेट प्रॉफिट रखती हो कंपनी, तब ये सीएसआर प्रोविज़न्स अप्लाई होते हैं। तो कंपनी को लास्ट 3 साल का एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% जो है, वो सीएसआर एक्टिविटीज़ में स्पेंड करना होता है। अगर कंपनी इन तीनों में से एक को फॉलो करती है तो इनको क्या करना पड़ता है, इनको लास्ट 3 साल तक के एवरेज प्रॉफिट का कम से कम 2% सीएसआर एक्टिविटीज में स्पेंड करना होता है। ये होता है सीएसआर कमेटी देखती है और बनाती है, मॉनिटर करती है एंड चेक करती है कि फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे कंपनी के लोग। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ बोर्ड कमेटी। बोर्ड कमेटी की इंपॉर्टेंस क्यों क्यों है? क्योंकि इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, गवर्नेंस जो है उनकी क्वालिटी इंप्रूव होती है। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने पढ़ा है, जो डायरेक्टर होता है, कंट्रोल हो रहा है कंपनी में, जो सब काम हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, वो उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती है कमिटीज के थ्रू। एंड स्पेशलाइज्ड एंड एक्सपर्ट डिसीजन होते हैं। जब कमिटी बैठेगी, मतलब जब कमिटी होगी तो उसमें उनके जो प्रॉब्लम्स है रिजॉल्व किए जाते हैं एंड उससे क्या होता है, डिसीजन मेकिंग स्पेशलाइज मतलब डिसीजन मेकिंग को एंश्योर बढ़ावा देते हैं। जैसे अगर हमें पता है कि इस जगह प्रॉब्लम हो रही है तो हम और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि सीएसआर जो कमिटीज होती है वो बहुत हेल्प करती है इस चीज़ में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस भी है। द नेक्स्ट है इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? जैसे जब कोई पर्सन कंपनी के अंदर की सीक्रेट और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन का यूज करके शेयर्स बाय करते हैं या सेल करते हैं, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। क्या मतलब होता है इनसाइडर ट्रेडिंग का? जब कोई पर्सन कंपनी के अंदर की सीक्रेट या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के का यूज करके शेयर्स को खरीदते या फिर बेचते हैं, उसे कहते हैं इनसाइडर ट्रेडिंग। इसमें एक यूपीएसआई वर्ड आया, इसका मतलब क्या होता है देखो। यूपीएसआई की फुल फॉर्म है अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक नहीं हुई हो अभी तक और जिससे शेयर प्राइसेस पर असर पड़े। जैसे जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, यूपीएसआई का मतलब अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। ऐसी इन्फॉर्मेशन जो अभी पब्लिक नहीं हुई हो, जो पब्लिक में पता ना चली हो और जिससे शेयर प्राइस पे इफेक्ट पड़ सकता है। जैसे एग्जांपल है, डायरेक्टर को पता चल गया है कि नेक्स्ट वीक कंपनी का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, ठीक है। कंपनी में डायरेक्टर है, अब उसे पता चल गया कि अगले हफ्ते
अगले वीक जो है रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है, उसने पहले ही शेयर्स खरीद लिए और रिजल्ट आने के बाद प्राइस बढ़ा और उसने प्रॉफिट कमा लिया। ये क्या है? ये इनसाइडर ट्रेडिंग है। ऐसे क्या होता है, क्योंकि जो कंपनी के अंदर लोग होते हैं उनको तो पता होता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो गैस कर लेते हैं, तो उससे क्या करते हैं, वो अपने आप के प्रॉफिट के लिए उसको खरीद लेते हैं या फिर उसे सेल कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, ये एक तरह से इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। क्लियर हुआ? ओके। इनसाइडर जो होते हैं वो कौन कौन होते हैं, जैसे डायरेक्टर्स हो गए, की मैनेजर पर्सनल पर्सनल हो गए, एम्प्लॉयज़ हो गए, कनेक्टेड पर्सन्स हो गए, जो कंपनी से कनेक्टेड है, ये इनसाइडर्स होते हैं। ओके। जो इनसाइडर ट्रेडिंग है बट ये गलत भी है। अनफेयर एडवांटेज मिलता है इससे, मार्केट की फेयरनेस खत्म हो जाती है, इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट टूट जाता है। अब क्या होगा, इसमें एडवांटेज मिलेगा ही, अनफेयर एडवांटेज मिलेगा। अब आपको फ्यूचर में पता है क्या होने वाला है, तो इससे क्या होगा, एक तरह से गलती है ये। सो इससे मार्केट की जो फेयरनेस है ना वो खत्म हो जाती है, एंड इन्वेस्टर्स का जो ट्रस्ट है ना वो टूट जाता है। इसमें जो मार्केट की इंटीग्रिटी है वो लॉस हो जाती है और इन्वेस्टर का ट्रस्ट कम हो जाता है, लीगल पनिशमेंट और बैड रेपुटेशन होती है, कंपनीज़ की रेपुटेशन बर्बाद हो जाती, बेकार हो जाती है, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि आपको पता था और आप ये काम कर रहे हो अंदर ही अंदर, तो इससे तो जो रेपुटेशन खराब होएगी ही कंपनी की। नेक्स्ट है विसल ब्लोइंग। का मतलब है कि कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी ऑर्गेनाइजेशन का जो एम्प्लॉय है या फिर स्टेक होल्डर है, वो इलीगल, अनएथिकल, फ्रॉड काम को बताता है, रिपोर्ट करता है उसके बारे में, सो उसे कहते हैं विसल ब्लोइंग। विसल ब्लोइंग दो तरह की होती है, एक तो इंटरनल विसल ब्लोइंग होती है और एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल में क्या होता है कि कंपनीज के अंदर की जो अथॉरिटी होती है उसको बताते हैं, उसे कहते हैं इंटरनल विसल ब्लोइंग। एंड एक्सटर्नल में हो गया जैसे कंपनी के बाहर के रेगुलेटर, मीडिया या अथॉरिटी को बताना। जैसे कोई कंपनी का जो एम्प्लॉय है, ठीक है, वो अंदर की अथॉरिटी को बताता है, कुछ भी अथॉरिटी जो है उनके अंदर की वो बताता है, तो उसे इंटरनल विसल ब्लोइंग। एंड एक्सटर्नल में जैसे बाहर के, जैसे रेगुलेटर्स के बारे में, मीडिया के बारे में, ये मीडिया रिलेटेड है, ये मीडिया रिलेटेड है, इस चीज़ को बताने को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग हुई है। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाता है एक तो ये विसल ब्लोइंग, फ्रॉड और करप्शन को रोकता है। अब ये चीज़ें पता चलेंगी तो इससे तो रुक जाएगा ना वो काम जो बढ़ रहा था अंदर ही अंदर, सो अब वो रुक जाएगा। एंड जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो स्ट्रांग होता है। जो कंपनी है वो उसको विसल ब्लोअर मैकेनिज्म बनाना होता है ताकि विसल ब्लोअर को हैरास ना किया जाए। कंपनी जो है, सारी कंपनीज में ये है कि विसल ब्लोअर मैकेनिज्म एक बनाना है, जिससे कि जो विसल ब्लोअर है, जो जो ये चीज़ करता है, उसको कोई परेशान ना कर सके, कोई दबाव ना डाल सके कि आप क्यों बता रहे हो या ऐसे वैसे। सो इसलिए एक मैकेनिज्म बनाना होता है सारी कंपनीज को। सो नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म। शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म का मतलब होता है, जैसे जो शेयर होल्डर्स होता है वो शेयर्स रखता है कंपनीज के, बट अगर शेयर्स ना रखे, वो कंपनीज के डिसीजंस, गवर्नेंस की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसीज होती हैं, उसमें मतलब उसमें इंक्लूड होता है। सो उसे क्या कहते हैं, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म। जैसे एक्टिव शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म के कुछ कुछ फॉर्म्स हैं, देखिए। वोटिंग अ जनरल मीटिंग्स में वोटिंग करना, रेजोल्यूशंस को फाइलिंग करना, जो रेजोल्यूशंस अराइज हो रही है उसे फाइल करना, एंड एंगेजिंग विद मैनेजमेंट जो है कंपनीज के, उनके मैनेजमेंट में एंगेज होना, लीगल एक्शंस लेना। तो ये सब क्या है, शेयर होल्डर्स एक्टिविज्म है। अब इसका रोल क्या है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में? पहला इन फर्स्ट है इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करता है। जैसे कंपनी में कुछ हो गया, सो उसके लिए आपको कैसे हुआ, ये किस तरह से हुआ, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। सो उसको इम्प्रूव करता है ये, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स का एक्टिविज्म है वो रेजोल्यूशंस फाइल करते हैं, मैनेजमेंट में एंगेज होते हैं, सो इससे अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव होती है। देन प्रोटेक्ट्स माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रोटेक्ट करते हैं इससे, इसकी हेल्प से जो शेयर होल्डर्स जो कंपनी है उसके मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं इन सब चीज़ों में। ट्रांसपेरेंसी इनहेंस करते हैं। शेयर होल्डर्स तो ऑनर्स होते हैं क्योंकि वो अपने शेयर्स रखते हैं, सो इसलिए इसमें ट्रांसपेरेंसी इनहेंस होती है। एंड सेवन्थ है रोल ऑफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का रोल क्या है? जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन क्या क्या है इसमें, म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनीज है, पेंशन फंड्स है, बैंक्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। अब इनका रोल क्या है ये बताना है कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। इनका रोल है, जैसे ये मॉनिटर करते हैं मैनेजमेंट परफॉर्मेंस को, जो मैनेजमेंट परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करते हैं।
एंड इन्फ्लुएंस करते हैं कॉरपोरेट की पॉलिसीज़ को, मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस पर नज़र रखते हैं, ये कंपनीज़ की पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस करना होता है। थर्ड है इंश्योरिंग एथिकल प्रैक्टिसेस, जैसे एथिकल प्रैक्टिसेस जो है उसको इंश्योर करना, वोटिंग राइट्स रिस्पॉन्सिबली यूज़ करना, एंड इनकी जो एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है, इससे जो गवर्नमेंट का वो जो गवर्नेंस होता है उसकी जो क्वालिटीज़, मतलब जो गवर्नेंस है उसका स्टैंडर्ड और अच्छा होता रहता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के कारण। द नेक्स्ट है क्लास एक्शन सूट्स। क्लास एक्शन सूट का मतलब होता है कि जब एक शेयर होल्डर्स का ग्रुप या फिर शेयर होल्डर्स और स्टेक होल्डर्स का ग्रुप किसी कंपनी को फ्रॉड के लिए, मिसमैनेजमेंट के लिए, ऑपरेशन के लिए केस फाइल करते हैं, तो उसे कहते हैं क्लास एक्शन सूट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इसका ऑब्जेक्टिव ये होता है शेयर होल्डर्स का जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना, मैनेजमेंट को अकाउंटेबल बनाना, एंड ग्रुप जो होता है उसमें लीगल रेमेडी देना। ठीक है, अंडर सेक्शन कंपनीज एक्ट 2013 शेयर होल्डर्स राइट को स्ट्रॉन्ग करता है ये। और ये कब फाइल होता है, जैसे फ्रॉड हो गया, जैसे मिसमैनेजमेंट हो गया, ऑपरेशन हुआ, इन केसेस में ये फाइल किया जाता है क्लास एक्शन सूट। किसके द्वारा? ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर्स के द्वारा। देन नेक्स्ट है सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सीएसआर का मतलब होता है कंपनीज की सोसाइटी, इन्वायरमेंट एंड और स्टेक होल्डर्स के प्रति जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको लेना, सिर्फ प्रॉफिट कमाने कमाना ही गोल ना हो। कंपनी जैसे कंपनी के जो आसपास की सोसाइटी होती है, इन्वायरमेंट होता है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको देखना, ये आता है सीएसआर के अंडर। ठीक है, और ये फोकस किस पे करता है? ये सोशल जो वेलफेयर होता है उस पे फोकस करता है सीएसआर। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड वुमेन एम्पावरमेंट जैसे काम होते हैं उनमें जो ये होता है ये फोकस करता है। कंपनीज की पब्लिक इमेज को एंड रिपुटेशन को इम्प्रूव करता है, एंड एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है। अगर कोई कंपनी है वो सीएसआर में अच्छा, तो सीएसआर में टाइम टू टाइम वो कर रही है, अपने प्रोविजंस फॉलो कर रही है, सो इसका मतलब है जो कंपनी है वो बहुत अच्छी है, रेपुटेशन अच्छी है उसकी सोसाइटी में, ये होता है इसमें। तो एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को सपोर्ट करता है ये। देन इसके बाद है एंड सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिलेशन क्या होता है, ये दोनों का फोकस होता है किस किस चीज़ पे? सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एथिक्स पे होता है फोकस, एथिक्स पे होता है, एंड प्रैक्टिसेस एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पे होता है, अकाउंटेबिलिटी होता है, ट्रांसपेरेंसी पे होता है, इन दोनों का फोकस। देन उसके बाद रोल ऑफ सीएसआर एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में रोल सीएसआर का रोल क्या है मतलब जैसे रेपुटेशन अच्छी होगी अगर सीएसआर अच्छे से प्रोविजंस को फॉलो करेगी कोई कंपनी, कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो उसकी कॉर्पोरेट रेपुटेशन अच्छी होगी, स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बिल्ड होगा, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, एंड एथिकल गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को रिफ्लेक्ट करेगा, शो करेगा कि जो कंपनी है वो एथिक्स पे बेसिस एथिकल है, एंड उसकी वैल्यू, रेपुटेशन और इंक्रीज होती है। सीएसआर का रोल ये होता है इसमें। एंड जो कंपनी है वो मीटिंग प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया मस्ट स्पेंड अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन सीएसआर एक्टिव, मतलब वही है। जैसे कंपनी जो है अगर ये जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर लेती है, सो सीएसआर का जो क्राइटेरिया दिया गया है, तो उनको कुछ मिनिमम परसेंटेज सीएसआर एज अ सीएसआर एक्टिविटीज़ रखना पड़ता है अपने प्रॉफिट में से कंपनीज को, ये बता रहा है इसमें। देन कंक्लूजन क्या है, यही है कंक्लूजन है। जैसे आज के टाइम में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, चैलेंजेस ये बताते हैं कि स्ट्रॉन्ग बोर्ड होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, शेयर होल्डर्स एंड स्टेक होल्डर जो है उनका एक्टिव रोल होना चाहिए, एंड अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, जैसे लॉन्ग टर्म सस्टेबिलिटी लाता है, एथिकल कंडक्ट इंश्योर करता है, स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रोल्स एंड यही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो इश्यूज एंड चैलेंजेस है। थैंक यू। यही था, हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया है, ओ सॉरी यूनिट 2 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो आपकी यूनिट 3 पे आएगी।